आज हम बात करने वाले हैं इंडियाज़ मोस्ट कंट्रोवर्शियल फिगर विनायक दामोदर सावरकर के बारे में, जिसे कई लोग वीडी सावरकर कहते हैं और कई वीर सावरकर कहते हैं। आज हम ये जानने का प्रयास करेंगे कि क्या वो वीर थे या नहीं। वीडियो अंत तक ज़रूर देखना, क्योंकि आज इस वीडियो में आपको वो सब पता चलने वाला है जो आज तक ना आपने कहीं पढ़ा होगा और ना ही सुना होगा। YouTube पर भी ये जानकारियाँ आपको कहीं नहीं मिलेंगी जो आपको आज इस वीडियो में मिलेंगी। मैंने आज से लगभग 2-3 वर्ष पहले पहली बार सावरकर का नाम सुना था, जब मैंने उनके बारे में सुना कि वो एक सच्चे देशभक्त थे। उन्होंने अंग्रेज़ों के खिलाफ भी आवाज़ उठाई थी और उनको काला पानी जैसी सज़ा भी भुगतनी पड़ी थी, तो मेरे मन में उनके लिए बहुत सम्मान आया। कट टू अराउंड 1 ईयर बैक, जब मैं किसी से किसी बारे में बात कर रहा था तो सावरकर की बात आई। उसने बातों में कहा वीडी सावरकर, बट मेरे को उनके बारे में कुछ खास नॉलेज नहीं थी, तो मैंने कहा कौन, वीर सावरकर? तो उसने कहा काय का वीर, बहुत बुरा व्यक्ति था वो। फिर उसने कुछ क्लेम्स किए कि मुस्लिम्स से भी वो नफ़रत करता था और पार्टीशन के समय भी बहुत गलत सलत बातें करता था, जो मैं अपने मुंह से नहीं बोलना चाहूँगा। देन आई स्टार्टेड टू रिसर्च ऑन द टॉपिक। मैंने स्टार्टिंग से जानना चालू किया और हर पहलू पे ध्यान दिया, जो मैं आपके सामने भी रखना चाहूँगा। उनका जन्म 28 मई 1883 को नासिक के पास हुआ था। उनके 2 भाई थे जिनका नाम गणेश और नारायण था, और एक बहन थी जिनका नाम मैना था। 1905 को पुणे में सावरकर ने अपने बड़े भाई गणेश दामोदर सावरकर और बाल गंगाधर तिलक के साथ मिलकर अभिनव भारत सोसाइटी के अंतर्गत जनता को इकट्ठा करके अंग्रेज़ों के खिलाफ आवाज़ उठाई थी और विदेशी कपड़ों को जलाया था। सावरकर बाल गंगाधर तिलक के केसरी पत्रिका के लेख से भी प्रभावित थे। विनायक सावरकर और गणेश सावरकर ने मिलकर अभिनव भारत सोसाइटी की स्थापना 1904 में की थी। इसके बाद भारत में इस सोसाइटी की डोर अपने बड़े भाई गणेश सावरकर के हाथों में छोड़कर वे लंदन चले गए, जहां उन्होंने लॉ की पढ़ाई करी, मगर उनका असली मकसद वहां जाके अंग्रेज़ों को कमज़ोर करना था। बाल गंगाधर तिलक जी ने लंदन में श्याम जी वर्मा को पत्र लिखा था, जिन्होंने सावरकर के रहने का इंतज़ाम किया था। श्याम जी वर्मा खुद एक बड़े देशभक्त थे। वो एक लॉयर और जर्नलिस्ट के साथ साथ एक इंडियन रेवोल्यूशनरी फाइटर भी थे। उन्होंने ही इंडियन होम रूल सोसाइटी, इंडिया हाउस और द इंडियन सोशोलॉजिस्ट जैसी संस्थाएं बनाई थी लंदन में, जिनमें से इंडिया हाउस पे तो मूवी भी कुछ समय पहले ही अनाउंस हुई है। लंदन में जब सावरकर को श्यामजी वर्मा की ओर से सहायता और स्कॉलरशिप मिली, तब अंग्रेज़ों का भी वहाँ सावरकर की तरफ ध्यान गया। पुणे में सावरकर के खिलाफ एक रिपोर्ट भी जारी हुई थी, जिसमें लिखा था कि सावरकर लोगों को बगावत के लिए इकट्ठा करते रहे हैं, और पेपर में भी उन्होंने अंग्रेज़ों के खिलाफ आर्टिकल्स लिखे हैं, जिस वजह से उनके वहां जाने के बाद इंडिया हाउस के आसपास पुलिस की निगरानी भी तेज़ हो गई थी कि कहीं वो वहाँ के लोगों को भी अंग्रेज़ों के खिलाफ ना भड़का दें। सावरकर इटालियन रेवोल्यूशनरी ग्युसेप मज़ीनी से भी इंस्पायर्ड थे, और उन्होंने उनकी बुक को मराठी में ट्रांसलेट करवा के भारत में डिस्ट्रीब्यूट भी करवाया था। कहा जाता है कि उस बुक के प्रकाशन के लिए सावरकर की और उनके बड़े भाई की पत्नियों ने अपनी चूड़ियों तक को बेच दिया था। वो बुक आगे जाके ब्रिटिशर्स के द्वारा बैन भी हो गई थी। 1907 में कुछ ऐसा हुआ जो ब्रिटिशर्स ने कभी सोचा भी नहीं होगा। भिखाईजी कामा एक पारसी थी जो लंदन में सावरकर के साथ टच में थी। उनका जन्म मुंबई में हुआ था। अगस्त 21, 1907 को जर्मनी के एक शहर स्टटगर्ट में इंटरनेशनल सोशलिस्ट कॉन्फ्रेंस था, जिसमें दुनिया भर से खूब सारे देश आए थे और सब ने अपने देश का झंडा फहराया था। और वहाँ पे भिखाईजी कामा ने द फर्स्ट वर्जन ऑफ फ्लैग ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया, जिसको खुद सावरकर ने डिज़ाइन किया था, उसको लहराया था, जिसने भारत को एज अ डिफरेंट नेशन रिप्रेजेंट किया था, जिससे अंग्रेज़ों के बीच में भी खलबली मच गई थी। जो लोग कहते थे कि सावरकर मुसलमानों के खिलाफ थे, उन्हें सावरकर के डिज़ाइन वाला झंडा देखना चाहिए। फ्लैग के ग्रीन, येलो एंड रेड कलर्स इस्लाम, हिंदुज़म एंड बुद्धिज़्म को रिप्रेजेंट करते हैं। मोर ओवर सन हिंदुज़म को और मून इस्लाम को रिप्रेजेंट करता है, जो ये शो करता है कि सावरकर ने हमेशा अपने देश में रहने वाले लोगों को एक समान देखा और धर्म के प्रति भेदभाव नहीं किया, और फ्लैग में भी सबको इंक्लूड करने का प्रयास किया।
वैसे ये झंडा RRR मूवी के लास्ट के एक गाने में भी यूज़ किया गया है और मूवी के भी एक सीन में यही झंडा देखा जा सकता है। 1908 में कोल्हापुर में सावरकर की लिखी किताब द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, जो 1857 के इंडियन रिवोल्ट के बारे में थी, उसको छपवाने से पहले ही अंग्रेज़ों द्वारा बैन करवा दिया गया। उसकी कॉपीज़ जहां छप रही थी वहां अंग्रेज़ों से छुपाने के लिए उनको भी जला दिया गया। कहा जाता है कि इसी किताब ने आगे चलकर सुभाष चंद्र बोस और भगत सिंह को भी इंस्पायर किया था। गणेश दामोदर सावरकर को 1909 के करीब अंग्रेज़ों ने गिरफ्तार करके उनको काला पानी की सज़ा दी थी, क्योंकि उन्होंने ब्रिटिशर्स के खिलाफ आर्म्ड मूवमेंट किया था और उनके घर से बंदूकें बरामद हुई थी, जो विनायक दामोदर सावरकर ने ही किताबों में छुपाकर भारत भिजवाई थी। इसी दौरान 4 साल की उम्र में सावरकर के बेटे का भी स्मॉल पॉक्स के कारण निधन हो गया था। इसी बीच एक और नाम आता है मदन लाल ढींगरा, जो भी इंडिया हाउस से जुड़े हुए थे और उन्होंने विलियम हर्ट कर्जन विली को 1 जुलाई 1909 में मार डाला था। कर्जन विली ब्रिटिश इंडिया का एक लेफ्टिनेंट कर्नल था जो लंदन में ही था। 1910 में सावरकर को लंदन में इंडिया हाउस के रेवोल्यूशनरीज के साथ कनेक्शंस होने की वजह से अरेस्ट कर लिया गया था और इंडिया भेज दिया गया था। सावरकर ने प्लान बना रखा था और फ्रांस के मार्सियल्स के पोर्ट पे जब शिप रुकी तो इसका फ़ायदा उठाते हुए सावरकर ने शिप की खिड़की से पानी में जंप लगा दिया और फ्रांस के कोस्ट तक पहुंच भी गए। उन्हें लगा था कि वहां अंग्रेज़ उन्हें नहीं पकड़ पाएंगे, मगर फ्रांस पोर्ट ऑफिशियल्स ने सावरकर को अंग्रेज़ों को सौंप दिया। सावरकर का मानना था कि अगर वो ये एस्केप कर जाते हैं तो ब्रिटिशर्स की एक बड़ी नाकामी साबित होगी और बाकी रेवोल्यूशनरीज को भी हौसला मिलेगा। सावरकर के परिवार के लिए बिकाएजी कामा ही पेरिस से पैसे भेजा करती थी। नासिक के कलेक्टर जैक्सन को मारने के लिए सावरकर ने अपने लोगों को उकसाया। इस केस में और सावरकर द्वारा हथियार बनाने की विधि बरामद होने के कारण उनको 50 साल की काला पानी की सज़ा मिली और उनको मोस्ट डेंजरस वाली कैटेगरी में रखा गया। सावरकर को ऐसे कमरे में रखा गया था जिससे वो किसी भी और कैदी को देख तक ना सकें और उनके कमरे के ठीक सामने की ओर एक फांसी का फंदा था। उनको ऐसा कमरा मेंटल टॉर्चर देने के लिए दिया गया था। वहाँ लोगों से कोयले की मदद से तेल निकलवाया जाता था और फिजिकली बहुत टॉर्चर किया जाता था। जेल में सभी कैदी सावरकर को बड़े बाबू बुलाया करते थे। इसके बाद सावरकर ने कई बार मर्सी पिटीशंस लिखी ब्रिटिश सरकार को, जिससे वो सावरकर की सज़ा माफ़ कर दें। अब जहां सावरकर की बात हो वहां उनके द्वारा लिखी मर्सी पिटीशंस की बात ना हो, ऐसा कैसे हो सकता है? जितना लोग उनके महान कामों के बारे में नहीं जानते, इससे ज़्यादा तो उनके पिटीशंस के बारे में जानते हैं। मर्सी पिटीशंस के बारे में डिटेल में बात मैं वीडियो में आगे करूँगा। तकरीबन 12-13 साल के बाद जाके सावरकर को जेल से रिहा कर दिया गया और उनकी जेल की सज़ा माफ़ कर दी गई, मगर 2 शर्तों पर। पहली शर्त कि वो अपना नगर छोड़कर कहीं बाहर नहीं जा सकते और दूसरी शर्त कि वो पॉलिटिक्स में हिस्सा नहीं ले सकते। 1921-22 में मोपला जेनोसाइड हुआ था। ब्रिटिशर्स ने जब टर्की को जीता था तो दुनिया भर के मुसलमान ब्रिटिशर्स के खिलाफ हो गए थे। गांधी ने मुसलमानों का भारत में साथ दिया था, जिससे आगे चल के मोपला जेनोसाइड हुआ था, जिसमें मुसलमानों ने हज़ारों हिंदुओं को मार डाला था, मगर फिर भी हिंदू गुमराह होकर खिलाफत मूवमेंट का साथ दे रहे थे। यूँ तो गांधी को नॉन वायलेंस का प्रतीक माना जाता है, मगर खिलाफत मूवमेंट करके वो मुसलमानों का सपोर्ट कर रहे थे कि बदले में मुसलमान भी उनका साथ देंगे। यहाँ तक कि मोपला जेनोसाइड के बाद भी गांधी ने कुछ भी नहीं कहा। अगर गांधी के बारे में पूरा सच जानना चाहते हो तो मैंने पहले ही उस टॉपिक पे एक वीडियो बना रखा है। आई बटन या डिस्क्रिप्शन के लिंक से भी आप उस वीडियो तक पहुँच सकते हैं। सावरकर ने जब देखा कि हिंदू गुमराह हो चुका है, तब उन्होंने हिंदुत्व पर 1923 में अपनी किताब लिखी और हिंदुत्व का मतलब समझाया। वो किसी धर्म से बढ़कर भारत में रहने वाले हर इंसान को जोड़ने वाली किताब थी। सावरकर ने ही हिंदुत्व की आइडियोलॉजी को अपनी इस किताब में उतारा। सावरकर ने एकता लाने के लिए भी बहुत कुछ किया और बहुत सारे कुरीतियों के खिलाफ आवाज़ उठाई, जिससे वो समाज को एकजुट कर सकें। 10 मई 1937 को फाइनली सावरकर को पूरी तरह सारे कंडीशन से रिहा कर दिया गया, मतलब कि वो नगर के बाहर भी जा सकते हैं और पॉलिटिक्स में हिस्सा भी ले सकते हैं। इसके बाद उन्होंने घूम घूम के अपने हिंदुत्व के आइडिया को स्प्रेड किया
और हिंदू महासभा के प्रेसिडेंट होते हुए हिंदू राष्ट्र का प्रचार किया। आम तौर पर हिंदू राष्ट्र का गलत मतलब निकाला जाता है और इसे धर्म से जोड़कर देखा जाता है। अगर आप सावरकर की किताब हु इज़ हिंदू पढ़ेंगे तब आपको सही से सब समझ आ जाएगा कि यहाँ हिंदू राष्ट्र किसी भी तरह से लोगों को डिवाइड नहीं करता। अगर आप चाहते हैं कि हिंदुत्व या हिंदू राष्ट्र पे मैं अगली वीडियो बनाऊँ तो कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। 22 जून 1940 को सुभाष चंद्र बोस भी सावरकर से मिलने आए थे। सावरकर हमेशा से ही भारतीय युवा को जोर देते थे कि वो आर्मी ज्वाइन करे, मगर कई लोग आज के समय में उसको इस तरह से देखते हैं कि वो ब्रिटिशर्स की साइड हो गए थे, मगर उनका असली प्लान ये था कि वो चाहते थे कि जब ब्रिटिशर्स ही उनके हाथों में हथियार देने को तैयार हैं तो उन्हें भी आर्मी ज्वाइन करके प्रशिक्षण लेना चाहिए, जिससे समय आने पे सब हथियारों के साथ भी अंग्रेज़ों से लड़ सकें। इसके अलावा भी उनका एक प्लान था जिसके बारे में मैं आगे बात करूँगा। ये भी माना जाता है कि उन्होंने ही इंडिया के पार्टीशन की नींव रखी थी और उनका पार्टीशन में एक बड़ा हाथ था। हाउएवर सावरकर ने क्लियरली अपनी तरफ से ये बोला था कि वो इंडिया का पार्टीशन नहीं चाहते। इनफैक्ट ही हैड सम अदर प्लान्स जो कभी क्लियर नहीं हो पाया। कुछ कहते हैं कि वो मुस्लिम्स को एक अलग स्टेट देना चाहते थे, मगर कुछ भी क्लियर नहीं है। मगर मुझे पर्सनली नहीं लगता कि वो पार्टीशन को सपोर्ट करते थे, क्योंकि हमने पहले ही देखा कि उन्होंने किस तरह मुस्लिम्स को अपने फर्स्ट वर्जन ऑफ इंडियन फ्लैग में भी ग्रीन कलर और मून से रिप्रेजेंट किया था। मोर ओवर वो एक दूरदर्शी भी थे, इसलिए उनके मन में एग्जैक्टली क्या चल रहा था वो कोई नहीं बता सकता। 25 जून 1944 को नेताजी बोस ने आज़ाद हिंद रेडियो पे सिंगापुर में सावरकर के इंक्रीज मिलिट्री रिक्रूटमेंट ऑफ इंडियन यूथ को भी अप्रिशिएट किया। कई लोग कहते हैं कि सावरकर ने ब्रिटिशर्स का साथ दिया उनकी आर्मी स्ट्रेंथ बढ़ा के, मगर इसके पीछे का कारण मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, मगर इसका आगे चलकर एक और बड़ा कारण था। ब्रिटिशर्स ने लोगों को बांटने के लिए एक मार्शल रेस थियोरी निकाली। वो कहते थे कि जो भी आर्मी रेजिमेंट्स को वो मार्शल स्टेटस देंगे वो सुपीरियर होंगे, और उन्होंने उन सबको मार्शल रेजिमेंट्स डिक्लेयर नहीं किया जिन्होंने पास्ट में कभी ना कभी ब्रिटिशर्स के खिलाफ आवाज़ उठाई हो। ऐसा होने की वजह से काफ़ी सारे मुस्लिम्स मार्शल रेजिमेंट्स के अंडर आने लग गए। उस समय मोर देन 50% ऑफ सोल्जर्स मुस्लिम्स हो गए थे। सावरकर ने जब पार्टीशन होने की संभावना को देखा तब उन्होंने एक प्रेडिक्शन करी कि अगर पार्टीशन होता है तो मेजॉरिटी मुस्लिम सोल्जर्स पाकिस्तान को ज्वाइन कर लेंगे, जिससे बचने के लिए उन्होंने इंडियन यूथ स्पेशली हिंदू यूथ को आर्मी ज्वाइन करने के लिए बोला। उनके इस रिक्रूटमेंट्स के ही चलते इंडियन यूथ भी अच्छे से प्रिपेयर हो गया आगे के लिए। सावरकर ने यह भी प्रिडिक्ट किया था कि पार्टीशन के बाद बहुत जल्द पाकिस्तान भारत पे हमला करेगा, जो कि सच भी हुआ। और क्योंकि हमारे पास उस समय एक अच्छी प्रिपेयर्ड सेना थी तो भारत अच्छे से काउंटर कर सका। अगर सावरकर की ये दूरदर्शी सोच ना होती तो आज हमें भारत की कुछ अलग ज्योग्राफी देखने को मिलती। मर्सी पिटीशंस को लेकर लोग यूजुअली दो हिस्सों में बढ़ जाते हैं। कुछ कहते हैं कि उन्होंने सही किया और कुछ कहते हैं कि उन्होंने गलत किया। मेरा मानना है कि हमें कोई हक नहीं है कि हम उनके मर्सी पिटीशंस पे कुछ भी बोलें। पहले हम खुद तो अपने देश के लिए कुछ करें, काला पानी की सज़ा से गुजरें, तब हम उस योग्य बनेंगे कि हम उनके पिटीशंस पे सवाल उठा सकें। मगर अभी हमें क्या हक है कि हम जिस परिवार ने अपनी पूरी ज़िंदगी इस देश के लिए न्यौछावर कर दी, हम उनके पिटीशन को लेकर उन पे सवाल उठाएं। हो सकता है कि वो गलत हों, तो क्या हम उनके बाकी सारे कामों से मुंह फेर लें? जहाँ तक मैं मानता हूँ सावरकर अपने देश के लिए कुछ करना चाहते थे और वो जानते थे कि अगर उन्हें 50 साल सज़ा में बिता दिए तो वो कुछ नहीं कर पाएंगे। इससे अच्छा तो वहाँ से निकलना ही है। अगर वो सच में ही इतने डरपोक थे तो एट फर्स्ट प्लेस वो अभिनव भारत सोसाइटी बनाते ही क्यों? लंदन से भारत हथियार क्यों भेजते और क्यों अंग्रेज उन्हें डेंजरस कैटेगरी में रखते? और क्यों जेल से निकलने के बाद भी वो ब्रिटिशर्स के ही खिलाफ आवाज़ उठाते रहते और लोगों को एकजुट करते रहते?
राहुल गांधी जो आजकल कहते हैं कि सावरकर ने माफ़ी मांगी, मैं उसको पूरी तरह से पॉलिटिकल मुद्दा समझता हूँ, मगर जो काम राहुल गांधी ने बिना किसी से माफ़ी मांगे किया है उससे काफ़ी ज़्यादा काम सावरकर ने माफ़ी मांग के किया है। इसलिए भले ही सावरकर ने माफ़ी मांगी हो तब भी मैं उन्हें ही सपोर्ट करूँगा। राहुल गांधी को पता होना चाहिए कि खुद इंदिरा गांधी ने भी सावरकर की वीरता को देखते हुए उनके नाम का स्टैंप रिलीज़ किया था, और अगर कोई इस चीज़ को लोगों के दबाव में आके लिया गया निर्णय मानता है तो मैं बता दूं कि इंदिरा गांधी ने खुद अपने पैसों को पर्सनली सावरकर मेमोरियल फंड में भी डोनेट किया था। और जो लोग गांधी को सपोर्ट करते हैं और सावरकर के खिलाफ रहते हैं उनको भी पता होना चाहिए कि एक बार खुद गांधी ने भी सावरकर को मर्सी पिटीशन लिखने के लिए एडवाइस किया था। और मर्सी पिटीशन की ही बात है तो जवाहरलाल नेहरू ने भी मर्सी पिटीशन ब्रिटिशर्स को लिख रखा है। सावरकर को गांधी के मर्डर से भी जोड़ा जाता है बिकॉज उन दोनों की आइडियोलॉजी में काफ़ी डिफरेंसेस थे। हाउएवर कोई प्रूफ इस चीज़ का नहीं मिला। लास्ट में एक छोटी घटना मैं और बताना चाहूँगा। गॉडसे का गांधी को मारना सही था या गलत वो अलग टॉपिक है, मगर गॉडसे को हम टेररिस्ट नहीं बोल सकते। टेररिस्ट वो होता है जो अनजान मासूम लोगों को मारता है, मगर जो गॉडसे ने किया वो हत्या थी। ही वॉज अ मर्डरर नॉट अ टेररिस्ट। मगर फिर भी बोला जाता है कि इंडिपेंडेंट इंडिया का फर्स्ट टेररिस्ट गॉडसे था। तो आज मैं भी बताता हूँ कि इंडिपेंडेंट इंडिया का फर्स्ट मेजर लिंचिंग इंसिडेंट कौन सा था। जब गॉडसे ने गांधी को मारा तब ये चीज़ पब्लिक कर दी गई कि गॉडसे ऑर्थोडॉक्स चित्पावन ब्राह्मण फैमिली से था, और कांग्रेस पार्टी वर्कर्स ने महाराष्ट्र की मेजर सिटीज़ में ब्राह्मण्स के अगेंस्ट वायलेंस शुरू कर दिया। सो कॉल्ड गांधी के नॉन वायलेंट सपोर्टर्स ने महाराष्ट्र में ब्राह्मण्स के खिलाफ लिंचिंग स्टार्ट कर दी। उन्होंने सावरकर सदन पर भी हमला किया और सावरकर के यंगर ब्रदर डॉक्टर नारायण दामोदर सावरकर पर हमला कर दिया। इस अटैक में हेड इंजरी से नारायण सावरकर की 19 अक्टूबर 1949 को मृत्यु हो गई। इस पूरे इंसिडेंट को मीडिया से छुपाने और दबाने का बहुत प्रयास किया गया, बट ब्रिटिश जर्नलिस्ट मॉरीन पैटरसन की इन्वेस्टिगेशन में पूरे इंसिडेंट के बारे में लिखा है। 1948 में बहुत सारे ब्राह्मण्स को आइडेंटिफाई करके इसी तरह मार दिया गया। Here I conclude my video and I hope कि सावरकर से रिलेटेड आप सबको सारी जानकारी पता चल चुकी है एंड यू आर इंटेलिजेंट योरसेल्फ टू conclude कि सावरकर डरपोक थे या वीर। ऐसी ही और वीडियोस देखने के लिए मेरी बिटर ट्रुथ प्लेलिस्ट को भी चेकआउट करें। सावरकर माने तेज, सावरकर माने त्याग, सावरकर माने तप, सावरकर माने तत्व, सावरकर माने तर्क, सावरकर माने तारुण्य, सावरकर माने तीर, सावरकर माने तलवार, सावरकर माने तिलमिलाहट, सागरा प्राण तलमला, तलमलाती हुई आत्मा। सावरकर माने तितिक्षा, सावरकर माने तीखापन, सावरकर म्हणजे तिखट। कैसा बहुरंगी व्यक्तित्व,